न्यूज 18 के इस मंच पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, और सबसे ज्यादा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को यहां पर देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अमित जी, ये आपका तीसरा चुनाव है जो आप बिहार में आपके उसमें संरक्षण में देखा जा रहा है। तो 2015 में जो है आप दूसरी तरफ थे, ये नीतीश जी और लालू साथ में थे, आपकी हार हुई थी। उसके बाद 2020 में आपकी जीत हुई। इस बार इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या आंकड़ा दीजिए कि कितनी सीटें आएंगी आप एनडीए के लिए? देखिए, आंकड़ा देना तो बहुत दिक्कत होती है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के दर्शकों को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं जब 2/3 बहुमत कह रहा हूं तब हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाएगा। और मैं सारे देश के दर्शकों को ये भी बताने जा रहा हूं कि मैं जितना घूमा हूं बिहार में अभी, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक वेव एनडीए के पक्ष में है और हमारी सीटों के मार्जिन में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। ये क्या वेव देख रहे हैं? किस चीज की वेव है ये? इतने सालों से नीतीश जी की सरकार यहाँ पे है, तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी वाली बात हो गई। देखिए, सरकार कैसी चलती है इसके पर सरकार कितनी लंबी है चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करता है। अगर आप सरकार अच्छे से चलाते हो तो स्ट्रेंथ और बढ़ती जाती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये 11 साल में जो डबल इंजन की सरकार चली और उसके पहले नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार चली, इसने बिहार के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे हैं जी। मैं सिर्फ 11 साल की बात करता हूं। लगभग बिहार में ही इस 11 साल में 8,52,00,000 गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज 5 किलो मिलता है। लगभग 87 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान योजना का मिलता है। इसके साथ साथ 44 लाख लोगों को घर मिल चुका है। 33 लाख और लोगों को घर आवंटित हुआ है। लगभग 3,53,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट फ्री मिला है। और लगभग इसमें हजारों करोड़ रुपया बिहार के गरीब का बचा है। जनधन योजना में 6,60,00,000 बैंक अकाउंट, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से नहीं खोल पाई थी, हर गरीब को बैंक अकाउंट हमने दिया है। 1,60,00,000 लोगों को पीने का पानी दिया है। 1,33,00,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और इतने ही लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की भूमि पर हुआ है। मैं इस सबका योग बना लूं तो भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेव सृजित कर सकता है। और इसके साथ साथ बुनियादी समस्या है, आज बिहार का कोई कोना ऐसा नहीं है जो पटना से कम 5 घंटे ट्रैवलिंग का टाइम कट हो गया होगा। कोई कोना ऐसा नहीं है। कहीं पर भी जाइए, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। मैं आज ही पूरा दौरा कर आया हूं। सब लोग यही कहते हैं कि जिस प्रकार के रोड बने हैं, गंगा जी पर जिस प्रकार के नए पुल बने हैं, 10 पुल और बन रहे हैं। बिहार को रोड, रस्तों से, पुलों से जोड़ने का काम ये 11 साल में जबरदस्त अच्छे तरीके से हुआ। बिहार 2 एम्स मिले हैं, एक दरभंगा में मिला, दूसरा पटने में है। 2 नए एयरपोर्ट मिले, दरभंगा हो चुका है, पूर्णिया होने जा रहा है। पटना में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है।
तो बिहार को एक प्रकार से विकास के रास्ते पर पटरी पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और नीतीश बाबू ने 11 साल के अंदर बिहार को पूर्णतया जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया। ये वही बिहार है 20 साल पहले जहां जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, हत्याएं, फिरौती, अपहरण, लूट, इतने सारे किस्से हर रोज अखबारों ने छापना छोड़ दिया था। जब तक 5-6 लोगों का हत्या नहीं होता था अखबार छापता ही नहीं था, वरना रोज वही छापना पड़ता। इस प्रकार का माहौल बिहार में कर रखा था। इससे पूरी मुक्ति मिली है। व्यापार फिर से आया है, बरौनी का कारखाना बन चुका है, ढेर सारे इथेनॉल के प्लांट लगे हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है, ढेर सारा काम यहाँ पर हो रहा है। 2/3 बहुमत 160 सीटों से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है मैं कहता हूं। लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है। और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन बनेंगे? डिप्टी सीएम का जब चर्चा आएगा तब सबके साथ बैठकर नाम तय करेंगे। परिणाम एक बार आ जाए बैठेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की झगड़े नहीं होते कि अंतिम दिन किसी को मनाने के लिए डिप्टी सीएम घोषणा करना पड़े, और जिस दिन घोषणा करे इस दिन बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। और बहुत कहावतें भी इसके लिए चलने लगी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो टीम, एनडीए जो टीम तय करेगी, वो टीम बिहार के विकास को समर्पित होगी, मजबूरी से नहीं तय करेगी। एक सवाल और पूछूंगा अमित जी आपसे। ऑपोजिशन भी बार बार इसको उठाता है, और वो है नीतीश जी की हेल्थ की कंसर्न्स, कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस तरह की बातें वो बहुत जोरों से, आज कल भी तेजस्वी जी ने कुछ कहा कि चाचा जो है हमारे ठीक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है आपको नीतीश जी के फेवर में? देखिए, जहां तक हेल्थ का सवाल है, नीतीश जी मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से रोज 4 सभा कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं। 4 सभा करती है तो मैं भी करता हूँ। 3 मंजिला ऊपर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है जी, और कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलोगे तब 4 सभा कर पाओगे। कहाँ हेल्थ का सवाल है? और लालू राबड़ी के हर सवाल का जवाब नीतीश जी दे रहे हैं, परंतु वो भ्रांति खड़ी कर एक छवि खड़ी कर इससे बाहर निकलना चाहते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों तक जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत देर बाद वो लोग जाकर किसी कंक्लूजन पर आ पाए। उसके बाद जो है ओवैसी जी ने कहा कि जो है 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 12% वाला सीएम, और जो 18% वाला है वो दरी बिछाएगा। तो क्या इसको आप कैसे इसको देखते हैं इनके? नहीं, मैं तो बहुत बारीकी से देख रहा हूं विगत 5 महीनों से। इनके गठबंधन के अंदर कोई मनमेल नहीं है, मजबूरी से बना हुआ गठबंधन है। कोई रूट कर 2 महीने तक आता नहीं है, विदेश चला जाता है। कोई रूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की ना बोलता है तो उसको डिप्टी सीएम का झुनझुना पकड़ा देते हैं। और सीटों के बंटवारे में भी इतने झगड़े हुए हैं। अंत तक एक लिस्ट ये महागठबंधन नहीं घोषित कर पाया। हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने पूरी लिस्ट की सूची एक साथ घोषित कर दी। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम एक मुश्त होकर 5 पार्टियां 5 पांडव की तरह लड़ रही है, और सामने इतना बड़ा बिखराव है कि जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। ये
एक जमाने में इंदिरा जी विपक्ष के गठबंधन के लिए कहती थी, इस संतरे जैसा गठबंधन है, चुनाव का छिलका निकलते ही सारी कलियां अलग अलग हो जाएगी और ये बिखर कर टूट जाएगी। आज आपने भी दरभंगा में पीएफआई की बात करी और आपने कहा कि जो है लालू जी जो है नहीं चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जो है बैन किया जाए। तो क्या ये जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो क्या इसकी वजह से ये पोलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, पोलराइजेशन क्या है? आप मुझे बताओ कि पीएफआई जैसी संस्था जी किस धर्म के अनुयायियों ने बनाई, इसके आधार पर चलनी देनी चाहिए क्या? हमारा नीति स्पष्ट है, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, वो कोई भी हो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और जेल की सलाखों के पीछे ढेर सारे लोग गए हैं जी। इनकी राजनीति ही ऐसी है कि देश की सुरक्षा के लिए उठाए हुए कदमों को वो हिंदू और मुसलमान के तराजू में तोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। लालू जी कहते हैं कि पीएफआई के संग हो रहा है जो आरएसएस के संग होना चाहिए। अब लालू जी को क्या बताएं, वो राहुल जी तो नहीं है, मगर अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वो राजनीतिक स्कोर करने के लिए ऐसा बोलते हैं, उनकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए बोलता है। उनको भी मालूम है आरएसएस क्या है और पीएफआई क्या है। अमित जी, इस बार लड़ाई ट्रायंगुलर लगती है क्या? एक नई पार्टी भी आई है, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी आए हैं। भैया क्या है, एक पार्टी इस देश में 1550 पार्टियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा बिहार में है। तो अब ट्रायंगल का तो 1000 एंगल है। जी जी जी। तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, सभी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, मगर मुझे पूरा चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त है। तो वोट नहीं कटेगा इनके वजह से, दोनों तरफ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट तो मिलेगा, सभी को मिलता है। अब किसी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला, वहां जाकर खड़ा रह गया तो कुछ वोट तो ले ही जाता है। एक चीज और तेजस्वी जी ने शुरू की है, वो कहते हैं विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है बुलेट ट्रेन गुजरात में चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो है बिहार में चलती है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव के समय के ही बयान है। मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूछना चाहता हूं कि बरौनी का कारखाना किसके समय में बंद हुआ? उनके गठबंधन के समय में बंद हुआ, जो मोदी जी ने चालू किया जी। इतने सारे इथेनॉल बनाने के कारखाने किसके समय में लगे? मोदी जी के समय में लगे। पेट्रो रिफाइनरी किसके समय में आएगी? मोदी जी के समय में आएगी। पीएम मित्र पार्क, जिसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्सटाइल पार्क बना, वो किसके समय में बना? मोदी जी के समय में बना। और ये सारा बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हुआ, वो किसके समय में बंद हुआ? लालू जी के समय में बंद हुआ। कानून और व्यवस्था के चलते बंद हुआ। नीतीश बाबू ने 20 साल तक कानून और व्यवस्था अच्छा सुधारा है। मोदी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, अब बिजली के कारखाने लग रहे हैं और अब उद्योग भी यहां आ रहा है, आईटी पार्क भी यहां बन रहे हैं और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहां बन रहे हैं। जी। राहुल गांधी ने जब यहां पर अपनी यात्रा शुरू की थी तो वोट चोरी यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर वो थोड़ा विदेश चले गए और फिर वापस आए। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है? उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जो है आपने चोरी कर लिया उनसे, और बिहार में भी अब आप ऐसा ही करने वाले हैं। मेरी तो कई बार समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही है। अब कर्नाटक का वो कुछ प्रेजेंटेशन बता रहे थे। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की है। तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करा है? हिमाचल का भी दिखा रहे थे। जहां तक बिहार का सवाल है,
वोट चोरी का यात्रा इसलिए निकाला कि यहां से चुनाव आयोग के अभियान के कारण मतदाता सूची से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा था। मैं बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों का स्थान होना चाहिए क्या? हमारा मत तो बहुत स्पष्ट है। देश में किसी भी घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग घुसपैठ भी इसलिए होने देते हैं और घुसपैठियों को प्रोटेक्ट भी इसलिए करते हैं कि घुसपैठियों को वो अपनी वोट बैंक मानकर चलने। राहुल बाबा, जितना यात्रा निकालना है इतना निकालो। इस देश से घुसपैठियों को एक एक कर चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बाहर करेगी, ये हमारा संकल्प है। तो इस एसआईआर एक्सरसाइज जो बिहार में हुई उसमें भी काफी घुसपैठिए पकड़े गए, निकाले गए हैं। देखिए, मतदाता सूची से काफी लोग निकाले गए हैं। कौन निकला है? जो अपने नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे पाया वो निकला है जी। तो भारतीय नागरिक होते तो अपना प्रमाण दे ही देते। मुझे या आपको कोई तकलीफ नहीं है जी। हमें जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। मगर जो वोट कटे उसमें से सिर्फ 3 ही अपील आया है। अगर अन्याय हुआ है तो अपील होता है या नहीं होता? जी। इसका मतलब कि जो कटे हैं वो सच अर्थ में भारतीय नागरिक नहीं थे, उनके ही नाम कटे। अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे, अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही महागठबंधन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए, उधर लारा घोटाला के भाई कहां पर बनना कहां है? नहीं, मतलब उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित किया है। सबको आपको भी बना सकते हैं, मगर ना बहुमत मिलना है ना मुख्यमंत्री बनाना है। उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं भाई। उनका कहना यह है कि जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ वैसे ही लारा घोटाला के चक्कर में दिल्ली में जो है कार्यवाही शुरू हो गई है। उसको कहते हैं ये कि ये विच हंटिंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए वो केस का। वो बहुत पुराना एफआईआर है और कार्यवाही शुरू नहीं हुई। कार्यवाही कब की चल रही है?
कानूनी कार्यवाही में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक स्टेज आता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, और कब के चार्ज फ्रेम के खिलाफ स्टे लेकर बैठे थे, इसलिए सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं कर पाता था। अब स्टे उठ गया, इसलिए चार्ज फ्रेम हो गया। वो कोइंसिडेंट है, और उनके खिलाफ तो इतने केस है। आज भी लालू जी सजायाफ्ता व्यक्ति है, बेल पर है। कहां नया केस रजिस्टर करने की जरूरत है? ढेर सारे केस हैं। वक्फ कानून भी अब इस समय चुनाव के माहौल में उछल रहा है। तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, सबने कहा है कि पावर में आते ही जो है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्या ना वो संविधान समझते हैं, ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। एक और जो ऑपोजिशन बात करता है बार बार, वो करता है महंगाई की, बेरोजगारी की और पलायन की। कहता है कि यहाँ इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ नौकरी अकेला मुद्दा नहीं था। बिहार के अंदर गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था, घरों में बिजली नहीं मिलती थी। मैंने भी बिहार में देखा है कि चार्जर के लिए वो छोटे इन्वर्टर कहते हैं ना, वो लेकर दुकानें लगती थी फोन चार्ज करने के लिए। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिलता है, हर घर में पानी भी पहुंचा है, हर घर में शौचालय पहुंचा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, बिजली के कारखाने लगने के बाद ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी आया है। और आगे ये जो नींव पड़ी है, ये नींव पर बड़ी इमारत बनने जा रही है, और वो केवल और केवल नीतीश जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। लालू जी ने तो हरे भरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया था जंगल राज के माध्यम से। अमित जी, आप ये शराबबंदी को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा बनकर आगे आया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने जो है कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आएंगे तो टौड़ी पर जो है वो बैन उठा देंगे, और एक आध पार्टियों ने और भी कहा है कि जैसे ही पावर में आएंगे घंटे भर में शराबबंदी का बैन जो है उठा देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश बाबू ने बड़े मन के साथ बिहार की माताओं बहनों को शराबबंदी से सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए मौका दिया है। वो एनडीए सरकार की पॉलिसी है। एनडीए के सभी घटक दल इसके साथ बंधे हुए भी है और इसको मानते भी। थोड़ा सा बात करें चुनावी वादों का। आप लोगों ने भी वादा किया है, ऑपोजिशन भी वादा कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के वादों से। हमारा कोई वादा नहीं आया है, हमने तो काम ही कर दिया है। हमारा अभी वादा तो आना बाकी है भैया जी। नहीं तो एक काम जो आपने कर दिया है, जो कि 1,41 लाख महिलाओं को आपने 10,000 दिया है। एक एंटरप्रेन्योरियल सेटअप बनाया है यहाँ की महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं कोऑपरेटिव बनाया जी। तो मैं आप सवाल ये पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने प्रॉमिस की है कि इतने यूनिट्स फ्री कर देंगे। प्रॉमिस नहीं किया है, कर दिया है। इसका जो है बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सब फ्री भी नहीं है? देखिए, हमने अगले 5 साल में बिहार के जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी होने वाली है, वो बढ़ोतरी और फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसका कैलकुलेशन कर ये सारे काम किए। और आप माफ करना मुझे, ये एक कंटिन्यूअसली चलने वाले, गरीबों को एम्पावर करने वाले कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमने घर दिया, बिजली दी, गैस दिया, शौचालय दिया, 5 किलो अनाज दिया, हमने गैस का सिलेंडर दे दिया, 5 लाख तक का सारा इंश्योरेंस उनको, मतलब दवाइयों का खर्चा फ्री कर दिया। अब उसको काम करना है। काम करना है तो पूंजी नहीं है। पहले तो जो कमाते थे वो सारा चला जाता था ये सब चीजों में, लकड़ियां, टहनियां, केरोसिन लाना पड़ता था, और दवाइयों में खर्च हो जाता था, अनाज नहीं था, अनाज में खर्च हो जाता था, खाने पीने में। अब ये सारी चीजों से बिहार का गरीब मुक्त हुआ है।
वो कुछ करना चाहता है। तो ये जो 10,000 रुपया दिया है वो सीड मनी के रूप में दिया है, जो उसकी पूंजी के रूप में काम में आएगा, और ये 10,000 से नहीं रुकेगा। आगे जाकर ये 10,000 सीड मनी का उपयोग कर 2 लाख रुपए तक की लोन बिहार के गरीबों को मिलने वाली है, जिससे वो छोटे अपने कारोबार कर पाएगा और आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक और इतनी बड़ी संख्या में जो गरीब है उनको 2 लाख रुपए का लोन देकर छोटे कारोबारों में एंगेज करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी ओर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रोजगारी जनरेट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के बाद, बिजली बनाने के बाद जो कल कारखाने आएंगे उसमें भी रोजगारी का निर्मित होगा। तो ये वैज्ञानिक तरीके से एक बनाया हुआ कार्यक्रम है। इसको बदनाम करने के लिए ना मीडिया ने ना ऑपोजिशन ने आइसोलेशन में एक चीज को उठाकर नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर बिहार के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? आप मानते हो क्या? नहीं, मैं तो आंकड़ों पर जाना चाह रहा था कि अभी सिर्फ 25-26 लाख नौकरियां हैं और करीब कम से कम 3 करोड़ परिवारों को नौकरी है। सारे व्हाट्सएप घूम गए जी कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार 20 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2 करोड़ 60 लाख नौकरी गुना 40,000, 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार के बजट से 3 गुना पैसा चाहिए। जी, अब वो तो मानते हैं कि वो जो बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं, मगर बिहार के युवा को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे पास तो बिहार से ही व्हाट्सएप आए कि कहां से दोगे इतना पैसा। मगर एक सूत्र है, वचन से क्यों, वचन देने में क्यों दारिद्र रखना चाहिए? देना चाहिए। ये लोग दे रहे हैं। इनको मालूम है कि उनको सत्ता में नहीं आना है, वचन पूरा करने की उनकी नौबत ही नहीं आनी है, इसलिए अनाप शनाप घोषणा पत्र बना दी। अमित जी, आपने बिहार पे हमारे बहुत सारे सवाल लिए। कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूं। नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, और बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। और इसीलिए अब बिहार में 3 बजे तक मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक पूरा मतदान होने वाला है। तो अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी, थक जाओगे जी। गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है, और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर से एक बार नक्सलियों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए मेन स्ट्रीम में आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है, और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा दें। लेफ्ट पार्टीज का कहना है कि ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इनसे बात क्यों नहीं करते हैं हम?
और वापस जब ये लोग जेल से छूट कर आएंगे तो क्या फिर इस हमारी तरह का सरकार का स्पष्ट नीति है, जिसके हाथ में हथियार होगा इससे कभी बात नहीं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर बात होती है क्या? और बात क्या करना है? जहां जहां नक्सल मुक्त हुआ, हर गांव में पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, राशन कार्ड पहुंचा, अनाज पहुंचा है, दवाइयां पहुंची है, स्कूल पहुंची है, मोबाइल टावर पहुंचे हैं और रोजगारी की योजनाएं भी पहुंची। इस तरह से बात नहीं हो सकती। और ये सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी इसका वैचारिक पोषण करती थी, इसीलिए वो उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी मारे गए हैं, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, सैकड़ों जवान मारे गए, शहीद हो गए। इनके ह्यूमन राइट नहीं है क्या? किस प्रकार की बात करें? बात किससे करें? हाथ में जो AK-47 राइफल लेकर बैठे हैं, इनके साथ हम बात करें? नहीं होगी बात। जो सरेंडर होगा वो मेन स्ट्रीम में वापिस आएगा, सरेंडर नहीं होगा उसको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बात जीएसटी की करें। आपकी सरकार ने जो है पिछले साल बजट में इनकम टैक्स रेट की कटौती की, मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी जीएसटी रैशनलाइज करा है तो उससे भी जो है लोगों के हाथों में बहुत पैसा आया है, अच्छा पैसा आया है। तो क्या आपको लगता है कि इसका लाभ एक आम आदमी को मिल पाया है और क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? जरूर मिल पाया है। 395 चीजें 28% और 18% पर थी, इसको 5% या 0% टैक्स कर दिया। और ज्यादातर चीजें रोजमर्रा की उपयोग की चीजें थी जो हमारी माताएं बहनें खरीद करती थी। और ये पूरा फायदा पास ऑन हो, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। इसका क्लोज मॉनिटरिंग हो रहा है और पास हो भी रहा है। इसीलिए इस बार दीपावली और छठ पूजा में, भैया दूज में विक्रम रिकॉर्ड तोड़ने वाली खरीदी हुई है और व्यापारी बहुत खुश है, महिलाएं भी खुश हैं। मैंने ये भी सुना है अमित जी कि ड्रग्स कार्टल्स पर भी आपका एक बहुत बड़ा हमला है और आपका एक बहुत बड़ा प्लान है कि इसको भी जो है उखाड़ कर फेंकना है इस देश से। तो इसके बारे में कुछ हमें बताएं कि कहां पे इस पर आपके क्या टारगेट्स हैं, कैसे आपने इसको अप्रोच किया? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है जी, जो हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करती हैं। हमने 5 साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा कर लिया है। 5 साल में से 3 साल हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते गए, रिकॉर्ड तोड़ ड्रग्स जब्त किया है, जलाया भी है रिकॉर्ड बनाकर, और ढेर सारे अपराधियों को पकड़ा भी है। अब पूरे भारत के सभी राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां मिलकर इनकी कार्टेल की बड़ी मछलियों को घेरने के लिए कार्य योजना बनाई है। और मैं आशा करता हूं कि 2-3 साल के अंदर ड्रग के सिनेरियो में भारत में ड्रास्टिक गिरावट आएगी और बहुत अच्छी सफलता हमारे देश की सभी राज्यों की पुलिस को मिलेगी। सब लोग एक साथ एकमुश्त होकर ड्रग के दूषण के सामने जंग लड़ रहे हैं। एक सवाल एसआईआर के बारे में मैंने आपसे पूछा था। एक बड़े पर्सपेक्टिव पे ये जानना चाह रहा था कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये एक्सरसाइज करेगी। काफी सारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वो कह रही हैं कि कोई भी हालत में हम इसको करने नहीं देंगे। तो ये संभव हो पाएगा क्या इनके इतने स्ट्रांग देखिए, रेजिस्टेंस के तो बाद? चुनाव आयोग को देखना है, हमें नहीं करना है। मगर हमारी पार्टी का, पूरे एनडीए का चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए समर्थन है। और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, 1955 से लेकर 2004 तक हुआ है एसआईआर। कांग्रेस के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। और मैं नहीं समझता इसमें सहयोग करने की जगह विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। उनको दूषित मतदाता सूची ही चाहिए जिसके आधार पर वो असली जनादेश को छिपा सकते, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। वरना सबने सहयोग करना चाहिए। हर बूथ में हर पार्टी को अपना एजेंट बनाने की छुट्टी दी है चुनाव आयोग ने।
हर स्तर पर सुनवाई की प्रोविजन रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव करा। अब क्या आपत्ति है, मैं तो समझ नहीं सकता। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री एसआईआर का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ, एनडीए एसआईआर की एक्सरसाइज के साथ एक मुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में। आपने बंगाल की बात छेड़ी तो बंगाल पे सवाल पूछूंगा, उसका भी चुनाव आने वाला है अगले साल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपने 2019 में 41% वोट शेयर लाए थे, अच्छी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में, उसके बावजूद आप जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए पिछली बार। अच्छी सीटें आई, 77 सीटों तक आप गए। अगले बार रणनीति क्या होगी? क्या आपको उम्मीद है कि सरकार पश्चिम बंगाल में आपकी बनेगी? आप चुनाव को इस तरह से नहीं देख सकते। आपने बड़े सरलता से कि स्टेट इलेक्शन नहीं जीत पाए, मगर स्टेट इलेक्शन में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 77 हो गई। 100 साल से भी पुरानी और आधी सदी जिन्होंने बंगाल पर राज किया वो कांग्रेस पार्टी की 0 सीट। 25 साल तक जो जिन कम्युनिस्टों ने राज किया उसकी बंगाल में 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन प्राप्त कर ली है, एक नींव बनी है और ये नींव पर आगे बड़ी इमारत बनेगी। इस बार बंगाल चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसका मुझे पूरा विश्वास। किसी चेहरे को आगे करके लड़ेंगे कि जैसे पहले मोदी जी को चेहरा मानकर लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे बंगाल में? नहीं, वो तो बंगाल यूनिट को तय करना है, अभी बैठे भी नहीं है जी। सभी लोग बिहार में लगे हैं, जब चुनाव आएगा तब तय करेंगे। थोड़ा बात तमिलनाडु की करना चाहता हूं, वहां पर आपका एआईडीएमके के संग गठबंधन है इस बार। क्या कुछ बात विवेक जी से भी हो रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की? ऐसी कुछ अटकलें हैं तो मैंने सोचा आपसे सीधे पूछूं। देखिए, जो भी फैसला हम करेंगे एनडीए के सभी घटक दल साथ में बैठकर करेंगे, ये बात निश्चित है। हम एनडीए को बड़ा करना चाहते हैं। तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इससे बातचीत हो सकता है, चल भी रही हो? मैंने ये भी नहीं कहा कि बातचीत हो रही है, मैंने ये कहा है जो फैसला करेंगे वो एनडीए के घटक दल साथ में बैठकर करेंगे। कुछ जगहों पे ये भी खबर है कि कांग्रेस भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। सभी लोग कर सकते हैं, इसमें क्या है। केरल पे एक सवाल मेरा, आपने कहा था कि 25% सीट जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको इस बार जीतने की उम्मीद है, तो वहां पे भी स्टेट इलेक्शन है। स्टेट इलेक्शन में आपको कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 140 सीटें। अभी क्या देर वहां पर है, भी आपका कोई गेम है? अभी देर है, मगर इस पंचायत चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25% वोट प्राप्त करेगी और हम अच्छी खासी संख्या में सीटें भी जीत कर लाएंगे। अमित जी, एक आध दो और सवाल आखिरी में। एक सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं पर आज फिर पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष कब घोषित करेगी? अब तो बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, पर उसके बाद हो जाएगा, काफी दिन से प्रायोरिटी में हो जाएगा बिहार चुनाव के बाद। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप खादी पहनते हैं, खादी मैंने पढ़ा भी है, आपसे बात भी की है इस बारे में। इसके पीछे क्या, कब ये शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मेरी माता जी, उन्होंने मुझे खादी पहनने के लिए प्रेरित किया था और उस वक्त तो ज्यादा समझ नहीं थी जब मैंने खादी पहनना शुरू किया था, मगर आज मैं देख रहा हूं खादी का विचार आज भी इतना प्रासंगिक है जितना 1920 में हुआ करता था। अगर मेरे खादी पहनने से एक गरीब के घर को रोजी रोटी मिलती है, एक गरीब महिला को रोजी रोटी मिलता है, तो इससे ज्यादा पवित्र कपड़ा और कोई नहीं है। और मैं तो देश भर के सभी परिवारों को कहता हूं, घर में कई सारी ऐसी चीजें होती है, पिलो कवर होते हैं, चद्दरें होती हैं, बदन लुचने के तौलिए होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो खादी का हम उपयोग कर सकते हैं। और खादी ग्राम उद्योग में तो अब ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध है। खादी को बढ़ाइए। खादी हमारे देश के लिए, हमारे देश के गरीबों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन है और आत्मनिर्भरता और स्वदेशी दोनों
खादी से ही मजबूत होता है। और मोदी जी ने खादी को बल दिया है और खादी के टर्नओवर में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है। अच्छा ही हुआ आपने पूछ लिया, जिससे मैं अपील कर पाऊंगा। और युवाओं को विशेषकर मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप खादी पहनकर देखिए, गरीब के साथ आपका मन अपने आप जुड़ जाएगा, इसके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग बिहार में जुड़ने के लिए। न्यूज 18 बिहार यहाँ का लोकप्रिय और बहुत बड़ा चैनल है, हमारा 80% शेयर है और बाकी पूरे देश में हमारे नेशनल चैनल्स के थ्रू आप आज देखे गए हैं। शानदार जोरदार स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।